हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, 6 मंथली करंट अफेयर्स को। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी स्पेशल के टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं पूरी तरह से। तो इसमें आज हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें जो अवार्ड या इस टाइप की चीज़ें होंगी, व्यक्ति विशेष की चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे आए हुए हैं पहली बार चैनल पे, वो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पेट 2023 के लिए बना हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी का पूरा देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करंट अफेयर्स में अब तक अपलोड हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जीएस नाउ 101 या जीएस नाउ 101 सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो भी जाके आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आर के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को उसी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें करंट अफेयर्स जो भी आप लोग बताया जाएगा, चूँकि पेट का एग्जाम नज़दीक है, बहुत डीपली नहीं है, जहाँ से जितने से टॉप बिंदु से प्रश्न उठ सकता है बस उतनी ही चीज़ें बताएंगे। इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे, बस करंट बहुत तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं। तो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है ऑयल इंडिया, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 13 अब तक कंपनियां महारत्न हो चुकी हैं और लेटेस्ट है ऑयल इंडिया। बस इतना ही इसमें ध्यान रखिए। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट आया हुआ है। किस लिए ये आया हुआ है? इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है वर्ल्ड लेवल पर, एफडीआई की, उसके बारे में। तो विगत 5 वर्षों में 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% एफडीआई आया हुआ है, जिसमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, यूएई शामिल हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे नंबर 1 पे नहीं है, ये बस शामिल हैं। ठीक है, तो एफडीआई में प्रवाह वाले सबसे शीर्ष राज्य कौन से, देश कौन से हैं? अंतर प्रवाह मतलब कि इनकमिंग हो रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आ रहा है, किस देश में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में आ रहा है। 285 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है एफडीआई के थ्रू। इसके बाद चाइना है, सिंगापुर है। भारत की रैंकिंग 8वें पे है, 8वां टॉप देश है जहाँ पे एफडीआई सबसे ज़्यादा आया हुआ है। टॉप 10 देशों में 8वें नंबर पे है। और एग्जिट कहाँ से? एफडीआई का प्रवाह, बाह्य प्रवाह मतलब दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, उस देश से पैसा। जैसे भारत किसी अन्य देश में एफडीआई के तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो उसको बाह्य प्रवाह कहा जाएगा। तो उसी तरह सबसे ज़्यादा किस देश से एफडीआई बाहर जाता है या बाह्य प्रवाह होता है धन का एफडीआई के थ्रू? वो है नंबर 1 पे अमेरिका का, दूसरे पे जापान और तीसरे पे चाइना है। ठीक है, इसमें अमेरिका, चीन और सिंगापुर था, इसमें अमेरिका, जापान और चाइना है। 20 नंबर पे भारत है एफडीआई बाह्य प्रवाह के लिए, बहिर्गमन के लिए। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? जिसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। पॉवर्टी के बहुत सारे रूप माने जाते हैं, जैसे कि नॉलेज की कमी या एजुकेशन की कमी भी पॉवर्टी की ही एक श्रेणी में डाला जाएगा। जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो ना मिल पाए, वो भी एक पॉवर्टी के उसमें डाला जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल गरीबी इसको कहते हैं। चीज़ों तक पहुंच, सीमित पहुंच अगर रहती है उसको भी मल्टी डायमेंशन। तो उसमें क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में दर में तेज गिरावट आई है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, 19.28% रह गई है गरीबी का दर। ठीक है, इस समयावधि में शहरी क्षेत्र में करीब घट के टोटल कितनी हो गई? 5.27। ये ध्यान रखिए, 98.28 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 5.27 हो गई है। मल्टी डायमेंशनल गरीबी वाले टॉप 5 राज्यों की सूची अगर देखी जाए तो नंबर 1 पे बिहार है और यूपी है नंबर 4 पे।
बिहार, झारखंड, मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का रैंकिंग है। मल्टी डायमेंशन को आप समझने के लिए इसमें देख सकते हैं। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का एक समग्र तरीका है। मतलब कि इसमें कई सारे डायमेंशन, सिर्फ धन का गरीबी नहीं, अन्य चीज़ों को भी गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर शिक्षा तक सीमित पहुंच है या स्वास्थ्य तक लिमिटेड पहुंच है, उन चीज़ों को भी इसमें रखा जाता है। गेल इंडिया को दिया गया है AEO T3 का दर्जा। ये क्या है? अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर T3 का दर्जा दिया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या वैल्यू रहता है? यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है, जो गेल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थापित करती है। मतलब गेल को एक एक्सपोर्टर के रूप में और इंपोर्टर के रूप में एक अच्छा कंपनी के रूप में वैलिडेट करती है ये रैंकिंग या दर्जा। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2023 को जारी किया गया है। रिपोर्ट में देश के जिलों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें देख लेते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे हैं। राज्यों का प्रदर्शन के श्रेणी में देखेंगे तो तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक पे। यानी कि पहले रैंकिंग पे आता है तमिलनाडु, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक की रैंकिंग है। इससे पहले ध्यान देखेंगे, इससे पहले वाली 2021 की रिपोर्ट में गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन अब ये चौथे पे आ गया है। तो पहला आ गया आपका तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर गुजरात चला गया है चौथे नंबर पे EPI के रिपोर्ट में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर गुजरात चला गया है, जो कि पहले फर्स्ट रैंक को रखता था। इस रैंकिंग में यूपी का अगर स्थान देखेंगे तो यूपी का स्थान इसमें आ गया है 7वां स्थान पे है। इसको एक बार फिर से एक नज़र से देख लीजिएगा, फटाफट इसको पॉज करके ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और यूपी का रैंकिंग है 7वां। इलेक्ट्रिक व्हीकल को वित्त पोषण के लिए इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया गया है। ये कौन लॉन्च किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या फिर सिडबी ने इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु मध्यम आकार के निवेशकों यानी कि MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक आर्थिक सहायता का या फिर EDCF के साथ मिलकर मिशन इवॉल्व को शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम, इवॉल्व का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इवॉल्व के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? यह मिशन 2030 तक EV 3830 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्य का समर्थन करता है। ठीक है, मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 50,000 EV वाहनों को वित्त पोषित करना है और जल्द ही रोड पर 50,000 2 और 3 इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारना है। ठीक है, 50,000 EV को वित्त पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है और 5,000 2 और 3 इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्द ही उतारने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ये 2021-22 के अनुसार विनिर्माण कंपनियों इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य बना हुआ है। सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। रैंकिंग देख लेते हैं। रैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, कर्नाटक नंबर 1 पे है। ठीक है, तेलंगाना 3rd पे है और यूपी आपका 14वें स्थान पे है। ठीक है, दादर नागर हवेली जो कि 2nd पे है, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए नंबर 2 पे नीचे लिखा हुआ है। तो आपका फर्स्ट हो गया कर्नाटक, 2 पे दादर नागर हवेली और दमन दीव,
यूटी का राज्य हो जाएगा, और फिर तेलंगाना फिर 14वें पे, यूपी को ध्यान रखिएगा 14वें नंबर पे है स्थापित है। टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है भारत की कंपनी ऐसी है जो कि 100 प्रभावशाली कंपनियों में जुड़ी है। इसके अलावा मीशो फैशन ब्रांड है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। 2 कंपनियां जो है टाइम प्रभावशाली कंपनियों की सूची में दर्ज की गई हैं। एनपीसीआई के लिए टाइम मैगजीन ने कहा है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया है। साथ ही 2022-23 सत्र में के दौरान इसके माध्यम से 51% ट्रांजेक्शन किया गया है। आप लोग जानते हैं एनपीसीआई जो है जो यूपीआई को लॉन्च करने की मेन संस्था है, उसके थ्रू ही पेमेंट होता है, तो वो उसके बारे में बता रहा है कि 51% इसमें ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है भारत में, डिजिटली जो पेमेंट हो रहा है। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया। एचडीएफसी जो था निजी क्षेत्र की कंपनी, आवास और वित्त क्षेत्र की कंपनी थी। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी का 1 जुलाई 2023 से एचडीएफसी बैंक जो है उसमें मर्ज कर दिया गया है। यह विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे देख लेते हैं। इस विलय के कारण एचडीएफसी की सभी शाखाओं में एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य करने शुरू कर दिया है। एचडीएफसी के शेयर्स 13 जुलाई 2000 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिए गए हैं। इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी बड़ी कंपनी बन गई तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को इसने तीसरे स्थान पर पिछाड़ दिया है। यानी कि नंबर 1 कंपनी पूंजीकरण के हिसाब से देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देखेंगे तो नंबर 1 पे अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी हुई है, दूसरे पे आ गया है एचडीएफसी और तीसरे पे टीसीएस आ चुका है। ओके, खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसको आप लोग देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें धान जो है 2183 रुपये, ठीक है। इसके अलावा ज्वार 3180 रुपये। इससे असल में संभावना इसको गेस करना बड़ा कठिन होता है किससे पूछ दे, इसलिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको एक बार देख सकते हैं पॉज करके कि किसकी क्या मूल्य हैं, ठीक है। इसी तरह मक्का को देख लीजिए 2090 रुपया, मूंगफली को 6377, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक देख लीजिए बाजरा 2500 रुपये एमएसपी मूल्य रखा गया है। ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की है जो है टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या पर टेलीडेंसी रिपोर्ट है, यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने टेलीफोन हैं उसके ऊपर दिया हुआ है कितने नंबर एक्टिवेट हैं। तो सर्वाधिक रूप से टेलीडेंसी में 273.67% दिल्ली की रही है और न्यूनतम बिहार की रही है। रैंकिंग की लिस्ट में देख लेते हैं, बिहार सबसे पिछड़े में रहा है, 55.23 प्रति 100 पे कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि 100 लोगों कनेक्शन लोगों को अगर पकड़ा देखा जाता है बिहार में, उसमें 55.23 लोगों के पास ही मोबाइल या फिर टेलीफोन कनेक्शन है। इसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश से 66.12 के प्रतिशत के साथ सबसे ज़्यादा दिल्ली में है 273.67, और पूरे भारत का ओवरऑल देखते हैं तो 84.51 84.51% की टेलीडेंसी सिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियों टेलीफोन प्रदाता कंपनियों की लिस्ट को हम लोग अगर देखते हैं तो रिलायंस जियो है नंबर 1 पे, भारती एयरटेल है नंबर 2 पे, और वोडाफोन इंडिया नंबर 3 के स्थान रखती है। वैश्विक ब्रांड परामर्शदाता कंपनी है इंटरब्रांड ने जो किया है लिस्ट जारी की है, रैंकिंग जारी की है, तो टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को और रिलायंस को सबसे शीर्ष स्थान दिया है मूल्यवान भारतीय ब्रांड के रूप में
सबसे टॉप पे रखा हुआ है। इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। फिर अगला देखते हैं टॉपिक। रून ने 10 मूल्यवान भारतीय कंपनियों की सूची जारी की। ये भी बिल्कुल सेम ही है। रिलायंस है, फिर टीसीएस है नंबर 2 पे, एचडीएफसी नंबर 3 पे है। इसमें ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट के आधार पे है, रून के से ये रिपोर्ट है, लेकिन मैंने अभी बताया एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय हो चुका है, तो ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर इस रून रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो ये होगी रैंकिंग, लेकिन अगर पूछे कि भारत में मूल्य मार्केट कैप के हिसाब से सबसे नंबर 1 कंपनी या 2 या 3 कौन कौन से हैं, तो अब रिलायंस हो जाएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हो जाएगा एचडीएफसी बैंक और तीसरे पे हो जाएगा टीसीएस। तो ये ध्यान रखना है किसके आधार पे पूछता है एग्ज़ाम में। अगर किसी संस्था के नाम से पूछता है तब तो ये जारी रहेगा सिनेरियो। अगर बस भारत के परिप्रेक्ष्य में सीधे क्वेश्चन रहे तो ये हम लोग अपनाएंगे लिस्टिंग को। ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में रक्षा निर्यात में 9 वर्षों में 23 गुना बढ़ोतरी की है। ठीक है, रक्षा निर्यात में करीब 23 गुना वृद्धि की। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ था, जो कि 22-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। साथ ही 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरी, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर शामिल हैं। 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण निर्यात करने का सरकार का लक्ष्य है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत शीघ्र ही मिस्र, अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान निर्यात कर सकता है। फिलहाल भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरेबिया, पोलैंड जैसे देशों को हथियार बेचता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक इम्पोर्टर तो बहुत सालों से नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पे इस तरह आगे पीछे होता रहा है, लेकिन एक्सपोर्टर कभी बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इस दिशा में बढ़ रहा है कि एक्सपोर्ट भी अब अपने रक्षा हथियारों को कर रहा है जो भारत निर्मित हैं। ओएनजीसी और रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड और ओएनजी विदेश लिमिटेड को दिया गया नवरत्न का दर्जा। वर्तमान में देश में 14 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं और महारत्न की देखेंगे तो 13 महारत्न कंपनियां 2023 में है इस समय। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई हुई है कि भारत अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जारी किया है नया रिपोर्ट, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत और चीन के पश्चात तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश अमेरिका है इस समय। मतलब कि नंबर 1 पे है भारत, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ष 2023 की जनसंख्या विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में ये जारी किया गया है। जनसंख्या का आंकड़ा जो दिखाया गया है 142.86 भारत का और चीन 142.57 दिखाया गया है। ठीक है, अभी भारतीय जनसंख्या की गणना नहीं हुई है जो कि 2001 से पेंडिंग है। अब संभावना है कि 2025 तक उसको कराया जाएगा, कोविड के कारण काफ़ी टल चुका है। तो ये यूएन का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना से 29 लाख अधिक है यूएन के उस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अप्रैल में जारी की गई थी। इसी रिपोर्ट में एक संभावना ये भी प्रिडिक्शन है इसमें 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की जनसंख्या 131.17 करोड़ तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में 50% योगदान 8 देशों का होगा, जिसमें कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस तथा तंजानिया का होगा। ठीक है, एक देख लेते हैं ओवरऑल कैसे है। 2070 का आंकड़ा ये है, 2023 का आंकड़ा ये है और संभावित 2050 की स्थिति ये बनने वाली है। इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। अभी तक क्रम क्या चलता आया है, चीन, भारत, अमेरिका और रूस। अमेरिका तक ही ध्यान रखिए, चीन, भारत और अमेरिका। अब आ रहा है भारत,
चीन और अमेरिका, और चौथे पे आ जाएगा इंडोनेशिया। 2050 तक स्थिति क्या बनने वाली है? भारत, चीन और नाइजीरिया आ जाएगा, चौथे पे अमेरिका चला जाएगा 2050 तक। भारत चीन की जनसंख्या तुलनात्मक एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या कितनी है? 142.86। 15 से 64 वर्ष के उम्र वर्ग के लोग कितने हैं? 68% लोग हैं। 65% से अधिक कितने हैं? तो ये 7% है। TFR क्या है? 2% है। और जीवन प्रत्याशा 72.5 वर्ष है इस समय। ये TFR क्या होता है? TFR होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। एक मतलब कि महिला कितना बच्चा जन्म देती है उसके हिसाब से होता है, कुछ होता है इसमें। और चीन इसमें देख लीजिए क्या है, 69% लोग 15 से 64 में हैं, और 65% से अधिक 14% वाले से अधिक जनसंख्या है इस समय चीन के पास। TFR इसमें कितना है? 1.2 है, और 79% जीवन प्रत्याशा, 79 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो 804 करोड़ जनसंख्या 804.50 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। 65% लोग 15 से 64 में आते हैं, 10% लोग 65 से ऊपर हैं। TFR चल रहा है 2.3, और जीवन प्रत्याशा 73.5। मतलब वैश्विक स्तर पे जो जीवन प्रत्याशा है उससे भारत में अभी भी कम चल रहा है, 72.5 चल रहा है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे औसतन 73.5 चल रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे हासिल किया है सिंगापुर। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। भारत को इसमें 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो नंबर 1 पर सिंगापुर है, और 38वें स्थान पे भारत को मिला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसको इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़ जाएं, और RO के लिए भी तैयारी शुरू करने वाली, उसके लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन हो उसी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी। इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें संभवतः आपको आज शाम को या फिर कल आपको वीडियो मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपका इकोनॉमी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अवार्ड वाला वीडियो उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, कंप्लीटली एक ही में वो रहेगा। अगर बहुत लंबा होगा तो उसको हाफ हाफ आवर करके 2 पार्ट में विभाजित कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर, और लगे रहिए तैयारी में।